सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपके क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं हमारे सिलेबस में। सो इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट रिफ्लेक्शन है, जैसे आप देख रहे हो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और दूसरा पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो पहले मैं आपको इस वीडियो को भी मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिटर्न बैक आफ्टर striking a polished सरफेस। ठीक है, मतलब एक पॉलिश सरफेस होगी जो चिकनी होनी चाहिए और रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस होनी चाहिए। उससे अगर लाइट टकरा के लौट के वापस आ जाए सोर्स तक तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। घर में आपके सबके मिरर्स तो होते ही हैं। एक प्लेन मिरर ले लीजिए, ठीक है। उस प्लेन मिरर पे एक आप टॉर्च ले लीजिए और उस टॉर्च की मदद से आप उस पर लाइट प्रोजेक्ट करिए। जब आप उस पर लाइट प्रोजेक्ट करेंगे तो उस लाइट का काफ़ी सारा हिस्सा रिटर्न आपकी तरफ वापस आएगा। ठीक है, तो इसी ही बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि बेसिक डेफिनेशन पता चल चुकी होगी कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हमको एक्चुअली प्लेन मिरर्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमको यहाँ पे पढ़ना है स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में पढ़ना है और स्फेरिकल सरफेसेस होती क्या है। स्फेरिकल सरफेसेस पे हम लोग इसको समझने के लिए आप इमेजिन करिए एक स्फीयर है आपके पास, ठीक है। इस स्फीयर का मैं इतना हिस्सा काट दूं तो अब मेरे पास जो चीज़ बची ये मेरी स्फेरिकल सरफेसेस हो गई। तो ऐसे ही स्फेरिकल मिरर्स बनते हैं, स्फेरिकल लेंसेज भी बनते हैं। लेंसेज के बारे में हम रिफ्लेक्शन में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ मिरर्स के बारे में बताऊंगा। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो इस चीज़ को मैं और क्लियर कर सकता हूँ। आप ये देख रहे हो मेरे पास एक टेनिस बॉल है, ये स्फेरिकल होती है शेप में, ठीक है। तो इस स्फेरिकल बॉल का अगर हम ऐसा एक पार्ट काट के निकाल लें, ठीक है, तो ये जो बन जाएगी मेरी, ये एक स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर इसको हम काट देते हैं इस तरीके से तो मेरे को ये एक स्फेरिकल सरफेस मिल जाएगी यहाँ से कटी हुई पूरे स्फीयर में से। ठीक है, तो शायद क्लियर हो चुका होगा आपको कि व्हाट इज अ स्फेरिकल सरफेस। अब इस स्फेरिकल सरफेसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है कॉनकेव और दूसरा है कॉनवेक्स। ओके, तो ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दो टाइप की स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं। कैसे, तो एक काम करता हूँ मैं इस लेंस को या मिरर को सॉरी यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस मैंने बनाई। अगर कोई भी मिरर बनाने का तरीका ये होता है कि उसकी जो पीछे का हिस्सा होता है उसको पॉलिश कर दिया जाता है। तो अगर मैं एक मिरर स्फेरिकल सरफेस के बैक साइड के हिस्से में पॉलिश करूं और लाइट प्रोजेक्शन इस तरफ से हो, ठीक है, अंदर की तरफ से हो, तो उसे हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। आप याद रखिएगा, केव गुफा, अंदर जा रही है ना लाइट, तो इसलिए इसको कॉनकेव मिरर, एक तरीका ये भी होता है इसको याद रखने का। कॉनकेव का अपोजिट कर दोगे आप तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। अपोजिट करने का मतलब अब जो ये सरफेस थी हमारी ये वाली, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, हम अंदर के हिस्से में पॉलिश कर देते हैं। तो लाइट का प्रोजेक्शन कहाँ होगा? अब आउटर सरफेस पे होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो अब आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि व्हाट इज अ कॉनकेव एंड व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, या कॉनकेव या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस। अब जो हमने स्फेरिकल सरफेस ली थी इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जान लेते हैं तो बेहतर होगा आगे हमारे लिए। तो अब मैं बताता हूँ आपको स्फेरिकल सरफेसेस के अंदर। शुरुआत करते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से। तो मैंने सबसे पहले कॉनकेव मिरर को ही ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। बैक साइड वाला हिस्सा पॉलिश्ड है, डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ये लाइन हो जाएगी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये वाला जो पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के सेंटर पॉइंट को टच करती है, इस हिस्से को हम बोलते हैं पोल
इसे P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये एक स्फेरिकल सरफेसेस है, हम जानते हैं कोई भी स्फेरिकल सरफेस या एक आर्क जैसी आप देखोगे, इसको बनाने के लिए हमें एक रेडियस की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसी रेडियस को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं C से भी और R से भी। ठीक है, R का मतलब होता है, यहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और C जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात एक ही है दोनों में, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर से तो हम ये रेडियस बना पाएंगे ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ठीक रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक सेंटर पॉइंट को, ठीक है, हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट कर दें या स्मॉल एफ से डिनोट कर दें, इसे हम बोलते हैं फोकस। ओके, तो अब आप समझ चुके होंगे ये बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे लिए। इसके अलावा दो चीज़ें और आ जाती हैं यहाँ पर। वो एक होता है U, जिसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और नेक्स्ट होता है हमारा लास्ट V, जिसे बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारे रिप्रेजेंटेशंस होते हैं या नोटेशंस होते हैं जो हमको एक स्फेरिकल सरफेसेस में जानने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी रहता है, जिसे हम H और H डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस। कॉन्वेक्स में भी सेम होता है, बस कॉन्वेक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हम अपोजिट साइड से लेते हैं। मैं डायग्राम के अंदर आपको वो भी समझा देता हूँ कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस में ये नोटेशन। ये मैंने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिए, इसमें क्या होता है, मिरर अंदर साइड से पॉलिश होता है। मैंने मिरर को घुमा के रख दिया है, तो इसलिए अब इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे को यहाँ से लेना पड़ेगा, जिस वजह से उसका फोकस भी इसके राइट साइड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, पोल तो वही है, नोटेशंस का मतलब सेम वही रहता है, सिर्फ नोटेशंस के डायरेक्शंस थोड़े से बदल जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो और इसके साथ हम साइन कन्वेंशंस क्या लेते हैं। साइन कन्वेंशन बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि स्फेरिकल सरफेसेस में साइन कन्वेंशंस कैसे लेना है। ठीक है, सो साइन कन्वेंशंस पे आते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशंस के लिए मैं सबसे पहले ले रहा हूँ यहाँ पे कॉनकेव मिरर। तो आप लोग ने मैथ्स के अंदर पढ़ा ही होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ग्राफ तो बनाते ही हैं हम लोग, तो मैंने यही बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेरी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। अब ठीक इसके ओरिजिन वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर डाल दो। ठीक है, कॉनकेव मिरर डाल दिया मैंने। अब देखिए यहाँ से रेडियस लिया गया था, मतलब ये सेंटर है, यही R है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोटेशन लिखते चलूँगा। तो यहाँ पे मेरे लिए R या आप कह लो C जो होगा, अब ये एक्स एक्सेस है, एक्स डैश एक्सेस है। ठीक है, एक्स डैश क्या होता है, नेगेटिव में चलता है, तो ये नेगेटिव रहेगी वैल्यू इसकी, जो भी वैल्यू रहेगी इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोकस पे। ठीक है, फोकस भी इसी साइड आ रहा है इसका, तो मतलब यहाँ पे एफ भी मेरा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगले आते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि U है। ठीक है, U को ऐसे ही नापा जाएगा ना, तो यहाँ पे U भी नेगेटिव ही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि एक्स एक्सेस में ही नाप रहा हूँ मैं उसको, एक्स डैश सॉरी। और लास्ट होता है मेरा V, जिसे हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, वो भी यहाँ नेगेटिव दिख रहा है। तो इस डायग्राम से हमको ये समझ में आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे कि कॉनकेव मिरर के केस में U V F जो हमको तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, ये तीनों के तीनों नेगेटिव होते हैं। कभी कभी R और C की ज़रूरत पड़ती है, बहुत रेयर केस होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को उसमें नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सॉल्व करते हुए। अब सेम चीज़ अगर हम इसको कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं यहीं पे रफ करके आपको दिखा देता हूँ कि कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, हो जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स पुट करूँगा तो ये बदल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये बदला तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आ गया, फोकस भी इधर आ गया। नतीजा अब यहाँ पे रेडियस ऑफ फोकस और सेंटर ना लेते हुए हम यहाँ पे लेंगे, तो F पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, R या C भी जो था वो भी पॉजिटिव में बदल जाएगा। इमेज जो रहती है, अभी आगे केसेस पढ़ेंगे तो समझ जाओगे आप लोग कि यहाँ पे V इस तरफ लिया जाता है, तो यहाँ पे V भी पॉजिटिव हो जाता है, सिर्फ U नेगेटिव रहता है। तो ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स के लिए। इससे पहले जो मैंने बनाया था वो था मेरा कॉनकेव के लिए। तो आई होप अब आपको साइन कन्वेंशन भी समझ में आ चुके होंगे रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर्स के लिए। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की अगर आप ये चीज़ समझ चुके हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसीड करते हैं इनके रे डायग्राम्स के ऊपर। तो आते हैं हम लोग रे डायग्राम्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कॉनकेव मिरर। टोटल 6 कंडीशंस हैं हमारी। एक एक कंडीशंस को बना बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे कॉनकेव मिरर जो है उसके रे डायग्राम्स बनेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक, और उसका साइज और नेचर कैसा रहेगा। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल भी दी हुई है, आप उस टेबल को थॉरली याद कर लीजिए। और इन रे डायग्राम्स का एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपने रे डायग्राम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं तो न्यूमेरिकल को काफ़ी हद तक समझने में हेल्पफुल रहते हैं ये, और आपके आंसर को क्रॉस चेक करने में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये रे डायग्राम से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है, आप ओ से समझ जाइएगा, ऑब्जेक्ट है, आई से इमेज है। तो मैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। अब मैं प्रिंसिपल एक्सेस बना लूँगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे है तो हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा होता है। जैसे आप इमेजिन कर लिए, हमारे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब जो मेजर करना आसान नहीं हो, ठीक है। जैसे सूरज, सूरज बहुत बड़ा है साइज़ में, ठीक, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो यहाँ पे सेंटर है हमारा, यहाँ पे एफ है हमारा, तो उसकी इमेज बनेगी कहाँ पर, एफ पर। तो ये लाइन आई, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और एफ को क्रॉस कर गई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रे डायग्राम तैयार, पहला वाला, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इमेज बनेगी मेरी एफ पे, एट फोकस, ठीक है। और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, ओके, और रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये पहली कंडीशन थी। अब हम क्या करेंगे, धीमे धीमे हम हमारे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते चले जाएंगे वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर बनती चली जाएगी, ठीक है। तो अब मैं सेकंड कंडीशन बताता हूँ। सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो रहता है बियॉन्ड सी, तो इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ हमारी, ठीक है। कैसे, तो मैंने देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो इमेज मेरी कहाँ बनेगी, तो पहले आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए और इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ ले आइए, ठीक है। तो ये बन गई मेरी पहली, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के लिए यहीं से क्रॉस होगा ये और फिर यहाँ से ऐसा। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, उनको ये डायग्राम बुक में बने हैं रटने पड़ते हैं, लेकिन अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं डायग्राम्स कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बियॉन्ड सी वाली कंडीशन में, जब इमेज बनती है मेरी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है हमारी। अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड कंडीशन पे। जब ऑब्जेक्ट होता है एट सी तो इमेज भी बनती है एट सी और सेम साइज की बनती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के साइज के साथ साथ इमेज का साइज अब धीमे धीमे बढ़ता चले जाएगा इसके बाद, ठीक है। पहले वाले में हमने देखा था पॉइंट साइज थी, दूसरे वाले में जो बनी वो स्मॉल थी, ठीक है। अब जो है थोड़ी सी सेम साइज की बनेगी, उसके बाद वाले में लार्ज हो जाएगी और उसके लास्ट वाले में एनलार्ज हो जाएगी, हाईली एनलार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं एट सी, तो इमेज भी बनेगी हमारी एट सी। पहली लाइन, हमेशा लाइन याद रखिए फोकस को क्रॉस करते हुए जानी चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, तो ये बन गई हमारी अगली कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है ए, ये है बी, तो ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज भी कहाँ बनी है हमारी एट सी। अब बढ़ते हैं चौथी कंडीशन की तरफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो अब आ जाते हैं हम लोग हमारी अगली कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज बनेगी हमारी बियॉन्ड सी, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। अब पहली लाइन जो होगी मेरी यहाँ से और फिर एफ को क्रॉस करते हुए आएगी, और अगली लाइन जो होगी मेरी, एक्चुअली थोड़ा सा छोटा है मेरा ये मिरर उसके कंपैरिजन में, तो वो सी से क्रॉस होती हुई आएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यही आएगी, देखिए इसको ऐसा ये पॉइंट मिलता है इंटरसेक्टिंग वाला, आपको वीडियो में दिख रहा है ना पूरा, तो ये वाली पोजीशन जो आएगी,
ठीक है, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो आपका डायग्राम बहुत एक्यूरेट बनेगा। ठीक, तो मेरे इसमें ये ए है, ये बी है, ये बी डैश, ये ए डैश। ठीक है, ये कब की बात थी, जब बिटवीन सी एंड एफ रखा है ऑब्जेक्ट हमारा, तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, और इसमें इमेज जो होती है वो लार्ज बनती है, साइज बढ़ते जा रहा है। अब आप देखोगे धीमे धीमे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बढ़ते चले जा रहा है, और रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ कंडीशन की वक्त। तो यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट है एफ पे, तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो क्या करो, आप ऑब्जेक्ट को रख दो एफ पे। अब पहली लाइन मैंने बताया हमेशा ऐसे बनेगी और एफ से कटेगी, और नेक्स्ट लाइन जो है वो यहाँ से टकराएगी और सी से कटेगी। अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस जाती जा रही हैं, एक्चुअली पैरेलल नहीं है, थोड़ी सी बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, तो हमारे इमेज का बन रही होती है इनफाइनाइट पे, और हाईली एनलार्ज इमेज बन रही होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये इमेज, तो ये ऐसा फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चली गई लाइट हमारी। ठीक है, अब आई होप आपको ये फिफ्थ कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। ये सारे हम कंडीशन जो पढ़ रहे हैं वो हम कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। लास्ट कंडीशन पर आते हैं हमारी, जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन एफ एंड पी पे, तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। और आप बोलोगे सर मिरर के पीछे कैसे बन जाएगी, तो ये देख समझ लो वर्चुअल इमेज है, ये रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होती, ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड होती है। इस वजह से इसको माना जाता है कि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो बना के दिखाता हूँ, पहली लाइन ऐसी, दूसरी लाइन ऐसी। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद तो बना के दिखाता हूँ कैसे। तो पहली लाइन यहाँ से बाहर निकल जाएगी, दूसरी लाइन जो है हमारी सी से होती हुई रहेगी। ठीक है, अब एक्चुअली हमको इस लाइन को यहाँ पे मीट करना है। ठीक है, ये पोजीशन निकलेगी हमारी, ये है बिहाइंड द मिरर वाली कंडीशन। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा काफ़ी कुछ कि सारी कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, तो ये मेरा बी, ये ए, सो ये बी डैश और ये वाला ए डैश। ठीक है, ऐसा बनता है। और मिरर इसमें भी इमेज जो बन रही होती है वो एनलार्ज्ड इमेज बन रही होती है, साइज बड़ा होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 6 की 6 कंडीशंस थी हमारी कॉनकेव मिरर के लिए। अब 2 कंडीशन है कॉन्वेक्स वाले के लिए, तो आगे मैं आपको वीडियो में वो 2 कंडीशंस और सिखा देता हूँ कि कॉन्वेक्स के लिए आपको कैसे हम लोग। अब कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो इमेज बनती है एट एफ। तो ये कैसे हो रहा होता है, क्योंकि इसमें फोकस दूसरी साइड होता है, तो सारी रेस को आप ऐसे ले आओ। अब एक्चुअली होता क्या है, ये रेस को तो ऐसे दूर कर देता है। ठीक है, लेकिन इनका प्रोजेक्शंस जो आ रहे होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो रेज आ रही हैं हमारी, ये इन्फानाइट से आ रही हैं, और इमेज कहाँ मान रहे हैं हम, बन रही है हमारी एट फोकस। ठीक है, तो एट फोकस बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, और वही पॉइंट साइज, क्योंकि सीधे फोकस पॉइंट पे बन रही है ना आके, इसलिए। तो नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम इसकी, लास्ट कंडीशन बोलती है कि ऑब्जेक्ट है बिटवीन इनफाइनाइट और पी के बीच में, तो इमेज बनती है हमारी बिटवीन एफ एंड पी के बीच में। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा होता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो एक रे तो मेरी ऐसी आ गई। ठीक है, और ये रे जो बाहर जाएगी वो ऐसे जाएगी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से तो ये लाइन आ गई। दूसरी रे जो रहेगी मेरी वो यहाँ से सीधी यूँ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट देख रहे हो आप इंटरसेक्शन का, ये रहेगा मेरा दूसरा पॉइंट। तो ये ए डैश, बी डैश, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा। अगली कंडीशन जो थी कॉन्वेक्स के लिए, लास्ट कंडीशन, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, तो इमेज का बन रही है मेरी एफ और पी के बीच में। देख रहे हो आप, एफ और पी के बीच में बन रही है मेरी इमेज जो बन रही है। सो ये सारी टोटल कंडीशंस थी हमारी, जो हमने रे डायग्राम्स पढ़ लिए। ये रे डायग्राम्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा वहाँ पर कि किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। ये सारे के सारे रे डायग्राम थॉरोली आप कर लीजिए, और इनमें साइज, नेचर ऑफ द इमेज ये भी याद रखिए, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए इस चैप्टर की, आपको दिक्कत नहीं होगी। और बाकी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है ये। तो अब मैं लास्ट इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन के अंदर बताता हूँ। तो लास्ट पार्ट है इसके अंदर हमारा मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u
ठीक है, ये फोकल लेंथ है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और एक चीज़ और होती है इसके अंदर, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, एम से नोट होता है एच डैश अपॉन एच या माइनस वी अपॉन यू। इसका मतलब ये एक रिलेशनशिप है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट, इमेज की हाइट जो बनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, या इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो, ये लीनियर मैग्निफिकेशन होती है। लीनियर मैग्निफिकेशन को और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर आप एक मिरर का यूज़ कर रहे हो तो वो आपको जो इमेज देगा, उस इमेज और ऑब्जेक्ट के जो साइज है उसमें क्या रेशियो मिलेगा हमको। ठीक है, सो यहाँ पे रिफ्लेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन, और इसके बाद थर्ड पार्ट बनेगा जो इस वीडियो का, उसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के।